हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सर अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम मैथमेटिक्स के 15th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। यदि आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हमें वर्ग का परिमाप दे रखा है तो वर्ग के परिमाप की सहायता से हम वर्ग की भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम वर्ग का परिमाप की बात करें, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। तो वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर बराबर 4 इंटू भुजा को हम a मान लेते हैं। 4 कम 4, 4 पंजे 20, यानी कि वर्ग की जो भुजा निकल के आई वो हमारी 5 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्ग की भुजा निकल आई। अब आगे कहा है कि एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। तो अगर हम आयत की चौड़ाई की बात करें, आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई की अगर हम बात करें तो b मान लेते हैं और वो हमारी क्या है, इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो लंबाई भी उतनी भी होगी और चौड़ाई भी उतनी होगी। तो आयत की चौड़ाई कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब आगे कहा है बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। अगर हम लंबाई की बात करें, आयत की लंबाई की यहाँ पर बात की जाए तो चौड़ाई की लंबाई को l मान ले रहे हैं और चौड़ाई कितनी है इसकी दुगनी, मतलब 2 इंटू 5, 10 सेंटीमीटर। ये क्या होगी, हमारी आयत की लंबाई है। आयत का क्षेत्रफल भुजा है तो हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई। और लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो जब इसकी गुणा करेंगे कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है, किसी आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई, चूँकि यहाँ पर बक्सा शब्द प्रयोग किया गया है इसका मतलब ये क्या होगा, घनाभ। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तथा बक्से बी की विमाएँ 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। और आपसे ये पूछा गया है कि बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है। तो पहले हम बक्सा ए का आयतन निकालेंगे और उसके बाद बक्सा बी का आयतन निकालेंगे और दोनों की तुलना कर देंगे। तो अगर हम ए के लिए निकालें, बक्सा ए के लिए, तो ए में हमें लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है कितनी, 18 सेंटीमीटर, और इसमें हमें ऊंचाई दे रखी है इसकी 15 सेंटीमीटर। तो अगर ए का आयतन निकालेंगे, यहाँ पर ए का आयतन, तो बक्सा अगर ए का आयतन निकालेंगे तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से अगर हम इसकी बात करें, लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो ये निकल कर आएगी हमारी इसकी 5400 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा बक्सा ए का आयतन निकल आया। अब हम बक्सा बी की अगर बात करें तो बी का जब आयतन निकालेंगे तो बी की हमें माप दे रखी है लंबाई बी में 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम बी का आयतन निकालेंगे, बी का आयतन, तो बी का आयतन हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो अब लंबाई की हम इसकी बात करें, कितनी होगी इसकी लंबाई, लंबाई 18 और चौड़ाई 12 और ऊंचाई 5। तो इसकी जो निकल के आएगी ये आएगी 1080 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा बी का आयतन निकल आया। अब हमें तुलना करना है तो ए के आयतन की हम क्या करेंगे, तुलना बी के आयतन से कर देंगे। तो ए का आयतन कितना है, 5400 सेंटीमीटर क्यूब अनुपात 1080 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको हम इसको काटेंगे तो एक बार में इसमें कितने आ जाएंगे, 5 बार, यानी इनमें रेशियो बनेगा 5:1 का। मतलब ए जो होगा वो 5 गुना होगा और बी जो होगा वो 1 गुना। तो मतलब ए का आयतन बी का आयतन कितना गुना होगा, 5 गुना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है कि
10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर लंबाई और 0.2 मीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर होती है। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 1.5 मीटर के, या 0.40 और 0.4 समान है, या 3/4 = 0.75 बराबर हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको बारी बारी ऑप्शन को लेकर हम हल कर सकते हैं, बस में बहुत ज़्यादा समय ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर साफ दे रखा है, बीच वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर साफ दिया है कि 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर बराबर होता है 1.5 मीटर। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि अगर हम 1 मीटर में 5 सेंटीमीटर जोड़ें तो ये हमारा होगा 0.05। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा होगा, ये 5 सेंटीमीटर हो गए तो होगा 1.05 मीटर, इस प्रकार से निकल के आएगा। जबकि ये यहाँ दे रखा है ये 1.5 मीटर है, ये कितना है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ये हमारा 1.5 मीटर है, और यहाँ पर ये इस प्रकार से आएगा। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, और हमसे पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योंकि चौथा क्वेश्चन दिया है, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये है, तो 1.5 दर्जन संतरे और 1/3 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा। तो इस सवाल में हमें एक संतरे का मूल्य दे रखा है। अगर हम बात करें एक संतरे का मूल्य, तो एक संतरे का मूल्य कितना दे रखा है हमें 5.5 रुपया, यानी 5.5 रुपये हमें दे रखा है। और हमसे पूछा गया है 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य। तो अगर हम 1.5 दर्जन की बात करें, यहाँ पर हम 1.5 दर्जन की बात करेंगे संतरे का मूल्य, तो 1.5 दर्जन का मतलब हो गया यहाँ पर 18 संतरे, और इंटू, क्योंकि 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, और 5.5 से इसकी गुणा करेंगे तो ये हमारा 99 रुपये आएगा निकल के, यानी कि ये टोटल हमारे 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य आ गया। और हमें दे रखा है कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य दे रखा है 80 रुपये। यहाँ पर 1 किलोग्राम सेब का जो मूल्य है वो कितना दे रखा है हमें 80 रुपये दे रखा है किलोग्राम सेब का मूल्य। और हमसे पूछा गया है 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 और 3/4 सेब का यहाँ पर मूल्य पूछा गया है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 और 3/4 को हम देख सकते हैं 4 कम 4 3, यानी कि 7/4, और इंटू 1 सेब का मूल्य कितना है 80 रुपया। इसको हम काटेंगे 4 कम 4, 4 दूनी 8 0, और 7 दूनी यहाँ पर कितने हो जाएंगे 14, 140 रुपये निकल कर आएगा हमारा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य। हमसे कुल पूछा गया था, किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, कुल पूछा गया, कुल मूल्य कितना होगा। तो कुल की अगर यहाँ पर बात करेंगे हम तो 99 रुपये हमारा आ गया संतरे का मूल्य टोटल 1.5 दर्जन, और 1 और 3/4 सेब का मूल्य कितना आएगा 140 रुपये। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 9, और 9 × 4 होगा 13, 3 और ये 2, 239 रुपये हमारा आएगा यहाँ पर टोटल कुल मूल्य निकल कर। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन दिया है, गुणनफल इतने में से क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो। इसमें से हमें कोई सी संख्या घटाने हैं, और घटाने के बाद हमें इतना प्राप्त होता है। तो वह संख्या हमें पता नहीं है, उस संख्या को हम यहाँ पर मान लेंगे माना इसमें से हम क्या घटा दें, माना x घटा दें। अगर हम इसमें से x घटाते हैं तब ये वाला हमें मान प्राप्त होता है। तो चलिए हम इसमें से x घटाते हैं, 3 3 1 × 1 0 1 में से हम x घटा देंगे तो ये हमें 3 0 0 3 1 1 प्राप्त होगा। इसके बाद जब इन दोनों की हम गुणा करेंगे तो ये हमारे निकल के आएगा 303 1 0 1, और माइनस के x बराबर 3 0 0 3 1 1। अब इसके बाद हमें x की यहाँ से वैल्यू निकालनी है, तो x को उस तरफ ले जाएंगे और इस वाले मान को इस तरफ लेके आएंगे। तो x को जब उस तरफ लेके जाएंगे तो x हमारा ये प्लस में हो जाएगा, और इसको इधर लेके आएंगे तो 3 0 3 1 0 1 में से कितना घटा देंगे 3 0 0 3 1 1। जब इसको हम यहाँ पर घटाएंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 2790। तो इसलिए हमारा जो x का मान होगा कितना होगा 2790 है। यदि हम इसमें से 2790 घटा देंगे तो हमें ये हमारा मान प्राप्त होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है 36 और 60 का सबसे छोटा सार गुणनखंड डिवाइड करना है कितने 18 और 45 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड का बराबर है। आपसे इसमें ये पूछा गया 36 और 60 का पहले हमें सार गुणज निकालना है, वो भी सबसे छोटा। उसके बाद 18 और 45 का सबसे बड़ा का निकालना है, इसमें कॉमन गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर निकालना है। फिर इस सार गुणज को हम कॉमन फैक्टर से
डिवाइड करेंगे और डिवाइड होने के बाद किसके इसमें से बराबर आएगा। तो सबसे पहले हम 36 के यहाँ पर गुणज की बात करें, 36 के अगर मल्टीपल की बात करेंगे तो एक 36 होगा, अगला कितना होगा 36 और दूनी 72, और उसके बाद हमारा होगा 36 तिंगा 108, और उसके बाद हमारा होगा 36 चौका 144, और अगला होगा 180। ये 36 के गुणज आ गए यानी मल्टीपल आ गए। और हमें 60 के यहाँ पर मल्टीपल निकालने हैं, तो 60 के जो मल्टीपल आएंगे वो हमारे आएंगे 60, तो एक खुद ही 60 होगा, और एक हमारा अगला जो होगा 120, 60 दूनी 120, फिर आएगा 60 तिंगा 180, और अगला निकल के आएगा हमारा 240। और अगर हम इसको आगे लिखते ले जाएंगे, इसको आगे लिखते जाएंगे तो एक संख्या इसमें बार बार फिर से और कॉमन आएगी, मगर हमसे यहाँ पूछा गया सबसे छोटा सार्व गुणज पूछा गया है, मतलब सबसे छोटा कॉमन गुणज पूछा गया है। तो सबसे छोटा कौन होगा इसमें भी कितना है हमारा 180, और इस वाले में क्या है हमारा 180। ये हमारे इन दोनों में सार्व गुणज क्या है कॉमन है। तो इन दोनों का 36 का और 60 का जो कॉमन गुणज आया कितना आया सार्व गुणज। तो अगर हम सार्व गुणज की यहाँ पर बात करें तो कितना आ गया हमारा 180। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 18 और 45 के क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, और उनमें हमें सबसे बड़ा क्या करना है गुणनखंड कॉमन करना है। तो अगर हम 18 के फैक्टर की यहाँ पर बात करें तो 18 के गुणनखंड जो होंगे, 18 के यहाँ पर गुणनखंड होंगे हमारे, एक तो होगा 2 क्योंकि 2 से 18 कट जाएगी, और फिर होगा 3, फिर इसमें होगा हमारा 3 से 18 जाएगी, 3 छक 18, फिर 4 से नहीं कटेगी, फिर 6 से कटेगी, 6 3 18, फिर 9 से 9 दूनी 18, और फिर हमारी होगी 18। और अगर हम इसकी बात करें 45 की, तो 45 के गुणनखंड होंगे हमारे यहाँ पर, एक तो 3 से कट जाएगी 45, और 5 से डिवाइड हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी, 15 से हो जाएगी, और हमारी 45 से हो जाएगी। तो इसमें हमें क्या छांटना है सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड। तो अगर हम इसमें कॉमन गुणनखंड की बात करें, इसमें तो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, बट ये छोटा है, हमें इसमें क्या करना है सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड छांटना है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा 9 और 9। इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा 18 और 45 का जो कॉमन गुणनखंड है वो हमारा आ गया यहाँ पर 9। अब हमें क्या करना है जो सार्व गुणज निकल के आया था उसको डिवाइड करना है इसी सार्व गुणनखंड से। तो ये हमारा जो निकल के आएगा वो कितना आया था हमारा 180, वो हमें यहाँ पर डिवाइड करना है किससे 9 से। तो ये हमारा आएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 0, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 20। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई बराबर है। तो अगर हम 10 दहाई का यहाँ पर टोटल मान निकालें 10 इंटू 10 क्योंकि 10 दहाई में 10 होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 100। और अगर हम सैकड़े की बात करें तो सैकड़ा 100 का होता है, तो 11 सैकड़ा कितने होंगे 11 इंटू 100 यानी कि 1100, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1100। और हम 12 इकाई की बात करें, इकाई 1 की होती है, तो 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारा 12। और इस सबको यहाँ पर हम सबको ऐड कर देंगे तो 2 और 1 और 2 और 1, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा डी 12 12। 8वां क्वेश्चन दिया है एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 पर चलकर स्टेशन क्यू पर उसी दिन 10:28 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर रेलगाड़ी तो पी से चलना वो प्रारंभ करती है 8:18 पर चलना वो क्या करती है यहाँ पर प्रारंभ करती है, ये सुबह में, क्योंकि यहाँ पर लिखा है AM, सुबह में चलना प्रारंभ करती है। और उसी दिन वो क्यू पर कितने समय पहुँचती है, वो पहुँचती है 10:28 पर पहुँचती है, यानी कि PM। क्योंकि यहाँ पर हम टाइम को जो कैलकुलेट करेंगे वो टाइम 1 से लेकर कितना होता है 24 घंटे तक हम यहाँ पर वो करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें वो 10:28 पर पहुँचती है, या इसको हम बोल सकते हैं कि वो कितने बजे पहुँचती है 22:28 पर पहुँचती है। क्योंकि अगर हम 10:28 को वैसे निकलेंगे वो एक 24 घंटे वाले फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22:28, इस प्रकार से हो जाएगा। तो उसको लगा समय निकालना है, यहाँ समय कितना लगेगा, तो अगर हमें समय निकालना है तो ये हमारा आ जाएगा 22:28 पे वो पहुंच रही है और चलना प्रारंभ करती है 8:28 पर। तो ये हमारा इधर बचा हमारा 10 और इधर 12 में 8 के 4 और यहाँ पर 1, यानी वो पहुंचेगी 14 घंटे और कितने 10 मिनट में पहुंचेगी स्टेशन क्यू पर। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा 14 घंटे 10 मिनट। अगला क्वेश्चन हमें दिया है 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस, 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर का जूस, दोनों मिश्रणों को एक साथ मिलाया गया। इस मिश्रण में से 15 बोतलों
जिनमें से प्रत्येक 1.5 लीटर मिश्रण आता है भरा गया, शेष कितना मिश्रण यहाँ पर बचा। तो पहले यहाँ पर हम कुल मिश्रण की बात कर ले रहे हैं कितना हुआ। तो संतरे के जूस की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, संतरे का जूस, तो जो संतरे का जूस हो गया वो हमारा हो गया 14 लीटर और 280 मिलीलीटर। और अगर हम गाजर की बात करें तो हमें गाजर का जूस दे रखा है वो हमारा है 18 लीटर और 830 मिलीलीटर। तो यहाँ पर हम कुल मिश्रण की यहाँ पर बात करें, कुल यहाँ पर मिश्रण की अगर हम बात करेंगे कुल कितना मिश्रण हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा 0 और 8 3 11 और ये 2 10 और 1 11, 110 मिलीलीटर हो जाएगा ये हमारा। और 4 8 12 13 और 1 3, यानी 33 क्या हो जाएगा हमारा ये लीटर। 33 लीटर 110 मिलीलीटर हो जाएगा टोटल मिश्रण। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें एक बोतल का जूस दे रखा है। एक बोतल में कितना जूस आता है, एक बोतल में कितना जूस आ रहा है हमारा 1.5 लीटर एक बोतल में जूस आ रहा है। और कितनी बोतलों में से भरा गया है, 15 बोतलों में। 15 बोतल की अगर हम आप बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.5 इंटू 15, तो ये आ जाएगा हमारा 22.5, यानी 22.5 लीटर। यहाँ पर ये हमारा क्या आ जाएगा 22.5 लीटर। ये हमारा यहाँ पर मिश्रण इतना भर गया। अब हमें शेष बताना कि शेष कितना बचा, तो हम सिर्फ शेष निकालेंगे इसमें से। तो हमारे पास टोटल मिश्रण कितना था 33 लीटर और 110 मिलीलीटर था। और इसमें से भर कितना गया हमारा 22 लीटर और कितना भर गया 50 मिलीलीटर। जब इसको हम इसमें से घटाएंगे तो ये हमारा आएगा कितना बचेगा, इधर हम इसको 0 डालेंगे, 1 0 और इधर से हमारा एक बचा और इधर से डालेंगे यहाँ हो जाएगा 11 11 5 के 6 610 तो आ जाएगा हमारा मिलीलीटर। और अगर हम लीटर की यहाँ पर बात करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर बचेगा 2 और 2 में से 1 जब 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 0 और यहाँ पर बचेगा हमारा 3 3 में 2 जाएगा तो 1, यानी 110 लीटर और 610 क्या हो जाएगा मिलीलीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर फिर का डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया है, इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिलेगा। तो चूंकि एक पिज्जा है और एक पिज्जे में से 1/4 भाग किसने खा लिया, रेनू ने। तो जो रेनू द्वारा खाया गया भाग है, रेनू द्वारा खाया गया पिज्जा की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ये हमारा एक में से कितना खा रही है, वो 1/4 भाग, यानी कि 1/4 भाग वो यहाँ पर हमारा वो खा रही है। तो शेष कितना बचेगा पिज्ज़ा, अगर हम शेष पिज्ज़ा की यहाँ पर बात करेंगे, शेष पिज्ज़ा तो ये हमारा बचेगा क्योंकि एक था और उसमें से 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, तो ये हमारा बचा 4 कम 4 3 3/4 हमारा क्या बचा, ये पिज्ज़ा का भाग इतना बचा। अब इस पिज्जे को हमें जो बचा है शेष, इसको 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। तो 12 बच्चों को बांटेंगे तो ये हमारा आएगा 12 बच्चों में बांटने पर जब इसको हम 12 बच्चों में बांटेंगे तो ये हमारा आएगा 3/4 और इसको हम कितने में बांटेंगे, यहाँ पर 12 बच्चों में बांटेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा जो यहाँ पहुँच जाएगा 3/4 और इंटू 12, 3 कम 3 3 चौक 12, यानी कि 1/4 चौक 16, यानी कि एक बच्चे को कितना भाग मिलेगा 1/16। शेष बच्चे इस पिज्जे में से हर बच्चे को 1/16 भाग यहाँ पर अभी भी मिलेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट है 1 किलोग्राम 12 ग्राम बराबर होगा 1.012 किलोग्राम के, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर बराबर होगा 10 सेंटीमीटर के, 23/100 बराबर होगा 2.30 के और 1 मिलीमीटर बराबर होगा 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश है। तो यहाँ पर हम सारे विकल्प यहाँ पर चेक कर ले रहे हैं फटाफट। तो 1 किलोग्राम और 12 ग्राम को हम टोटल किलोग्राम बदलेंगे तो 1 किलोग्राम जो हमारा होगा वो हमारा हो जाएगा 1000 ग्राम के, 1000 यहाँ पर ग्राम हो जाएंगे और प्लस इसमें 12 ग्राम इसमें और दे रखा है, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा यहाँ पर 1012 ग्राम। और जब इसको हम किलो में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, इसमें फिर से हम यहाँ पर भाग करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.3 के बाद 1.012 किलोग्राम। तो ये पहला वाला ऑप्शन तो इसमें सही है। और अगर हम दूसरे की बात करें 10 मीटर, तो 1 मीटर में हम बात करेंगे तो कितना होगा हमारा 100 सेंटीमीटर, और हमें 10 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो 10 मीटर को हमारा हो जाएगा हमारा 10 × 100, ये आ जाएगा 1000
सेंटीमीटर। और प्लस इसमें हमें 10 सेंटीमीटर और ऐड करना है, इसमें 10 सेंटीमीटर इसमें और ऐड करना है, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 1010 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी सही है। और अगर हम तीसरे की बात करें 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का एक दशांश है, तो अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करें यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होता है वो हमारा होता है 10 मिलीमीटर के बराबर। तो जब यहाँ से 1 मिलीमीटर का मान निकालेंगे 1 मिलीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। तो ये बात भी सही है कि 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का क्या होता है 10 अंश होता है, ये 10वां भाग होता है। और अगर हम यहाँ पर सी वाले ऑप्शन की यहाँ पर बात करें तो सी वाले में हमें दिया 23/100, और इसको हम जब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये हमारा आएगा 0.2 के बाद, यानी 2 संख्या के बाद आ जाएगा 0.23, इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। और हमें दे रखा है ये 2.30, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। और यही वाला हमसे पूछा गया था कौन सा इसमें सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है, जिसको 16 जारों जो एक ही साइज या माप के हैं में पूर्णतया भरा जा सकता है, ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इसमें जितना भी हमें जो मान दे रखा है उसको सबको पहले हम यहाँ पर लीटर में चेंज कर लेंगे। तो हमें दे रखा है यहाँ पर, हमें यहाँ पर 240 लीटर दिया है, तो 240 लीटर को हम जब मिलीलीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि 1 लीटर में कितना होता है 1000 मिलीलीटर होता है, तो 240 लीटर में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1000, यानी कि 2 4 और 4 कितने 4 0, ये हमारा इतना लीटर यहाँ पर निकल आएगा 240 लीटर में मिलीलीटर निकल आएगा। अब प्लस हमें इसमें कितना ऐड करना है, यहाँ पर 128 मिलीलीटर इसमें हमें और ऐड करना है, तो टोटल हमारा जो दूध होगी, टोटल दूध की मात्रा वो कुछ कितना आ जाएगी यहाँ पर ही। अगर यहाँ पर कुल्ले की हम बात करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा टोटल 240 और 128 मिलीलीटर, यानी टोटल हमारा यहाँ पर दूध आ गया। अब यहाँ पर आगे दे रखा है जिसको 16 जारों में जो 16 जारों जो एक ही साइज में आपके हैं पूर्णतः भरा जा सकता है। अब इस कंप्लीट दूध को यहाँ पर 16 जारों में यहाँ पर भरा गया है। तो अगर हम एक जार में बात करेंगे, एक जार में कितना आया होगा, तो एक जार की बात करें तो एक जार में भरा गया दूध निकालें, एक जार में भरा गया दूध, भरा गया यहाँ पर दूध की बात करेंगे हम, तो एक जार में हमारा कितना आ जाएगा 240 128 अपॉन कितने जार है टोटल 16 जार, यहाँ पर 16 से कर देंगे हम यहाँ पर डिवाइड, इतने मिलीलीटर हमारा कहा जाएगा वो एक जार में यहाँ पर दूध आ गया। अब हमें ये दे रखा है कि अगर हम 22 जार का इस्तेमाल करें तो दूध की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी। तो अगर हम 22 जारों को यहाँ पर बात करें, 22 जारों में कितना आएगा, तो 22 जारों में जब यहाँ पर निकालेंगे हम तो 240 और 128 अपॉन 16 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 22। जब इसको हम यहाँ पर काटेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 330 और 176। जब इसको हम काटेंगे यहाँ पर तो निकल के आएगा 330 इंटू 176 मिलीलीटर। ये हमारा किस में है अभी मिलीलीटर में, हमसे उत्तर पूछा है लीटर और मिलीलीटर दोनों में। तो यार इसको हम किससे, एक लीटर में कितने होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो लीटर में चेंज करेंगे तो किससे भाग कर देंगे, इसमें 1000 से इसमें क्या कर देंगे हम भाग कर देंगे, 0.3 के बाद आ जाएगा 1 2 3, यानी कि हमारा आएगा 330.176, यानी कि 330 तो लीटर आ जाएगा और 176 का आ जाएगा इसमें मिलीलीटर। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 330 लीटर और 176 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही आगे वीडियो लाता रहूँगा।